बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और उसका ये जो एक स्पेसिफिक ग्राफ है ये कैसे बनता है हम ये डिस्कस करेंगे, और इस ग्राफ के अंदर जो ये लाइंस हैं इनका क्या मतलब है और आप कैसे इनको ईजिली खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये सब चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। होप सो आप लोगों को पिछला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया था विद ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया था, और ये हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और हमने 250 डिग्री सेल्सियस का उसकी हीटिंग दी थी एंड देन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यूज किया था। शायद मैंने आपको टेम्परेचर गलत बता दिया है, वो शायद 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, सो इन शॉर्ट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह या फिर कैटलिस्ट को भूल जाए तो आप सिंपली एरो के ऊपर कैटलिस्ट वाला वर्ड लिख देंगे, हीट साथ में लिख देंगे HEAT हीट, और साथ में आप प्रेशर लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद रहती तो हम अभी उसी एग्जाम्पल को सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन वाले एग्जाम्पल को लेके हम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस ग्राफ को समझेंगे। इस ग्राफ को समझना इस वजह से भी जरूरी है बिकॉज आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का आया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे सिंपली एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख के उससे फारिग हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं लगती कि उन्होंने पूरा का पूरा ग्राफ बनाना है और इसके साथ साथ इस ग्राफ को इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ज़रूर इसको सॉल्व करना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको हाईलाइट करूंगी और फिर मैं रेफरेंस दे दूंगी कि इस वीडियो में मैंने आपको ये कंप्लीट समझाया है, इसको आप समझ लें। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से उसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज एन आंसर सही तरीके से दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिल वक्त के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 एंड O2 रिएक्ट टू गिव SO3। ठीक है, ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है? ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, रिएक्टेंट्स है ये जो कि रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट को। एंड देन मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, टू गिव SO2 एंड O2। अगर आपने वो रिएक्शन देखा था तो उसमें क्या था, देखिए SO2 और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके SO3 फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, और फिर SO3 दोबारा से डिकम्पोज होके SO2 प्लस O2 फॉर्म कर रहा था। ये वाला रिएक्शन जब आपने पहले देखा था वो एक सिंगल एरो के साथ नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ही जगह पे डबल एरो यूज करके आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर दिया था। ठीक है, इस तरह का एरो लिख के आपको उन्होंने ये रिएक्शन दे दिया था। सो अब हम मूव कर लेते हैं दोबारा से इसी की तरफ। अब क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एट द सेम टाइम हो रहे होंगे। ठीक है, जब दोनों रिएक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं इसका मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही मौजूद होंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाता है, SO2 O2, यानी दोनों रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। और चूंकि रिवर्स देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो SO3 भी मौजूद है, SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 फॉर्म कर रहे हैं। और चूंकि रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है तो SO3 दोबारा से टूट के SO2 और O2 बना रहा है। तो आपके पास ये तीनों मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे बिकॉज सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं, बिकॉज ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीशन को अंडरगो नहीं करता, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, in the first reaction, that is from left to right, SO2 and O2 produce SO3। क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर SO2 O2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब आगे जगह नहीं तो ऐसे इसको नीचे लिख रही हूँ, इट विल फॉर्म SO3। यानी क्या है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला रिएक्शन जाता है फ्रॉम द लेफ्ट
टू राइट, देखिए मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एरो यूं जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या डेफिनेशन बनी? द रिएक्शन विच मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स react to form the product is called the forward reaction, ठीक है। इन द सेकेंड रिएक्शन, अब जब सेकेंड रिएक्शन होगा that is from the right to left, SO3 decomposes into SO2 and O2। हम देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, SO3 decompose हो जाता है to form the SO2 and O2। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इन्होंने ये क्यों लिखा है कि it moves from right to left, ठीक है। तो ओरिजिनली ये जो रिएक्शन था वो कैसे था, वैसे था कि SO2 it would react to form with O2 to form, ये देखिए हाफ एरोज जो कि शो कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो एक दफा जाके देख ले। अब देखिए मैं अब आपको समझाती हूँ। वो रिएक्शन जो कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास SO2 रिएक्ट कर रहा है विद O2 टू फॉर्म द SO3। ये देखिए ये वाली लाइंस, ये वाली, ठीक है। फिर सेकंड लाइंस क्या है, द रिएक्शन जो कि राइट टू लेफ्ट मूव कर, राइट से यानी SO3 से मूव कर रहा है और वो जाता है टुवर्ड्स SO2 एंड O2। वो कौन सा रिएक्शन है, वो रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे मूव करेगा जिसमें SO3 क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है। देखिए SO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 1 सल्फर है, तो वो टूट रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने पूछा विच रिएक्शन इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो मैंने आपको वही बताया कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने के लिए कहेंगे तो आप इस तरह हाफ एरोज नहीं डालेंगे, आप सिंपली इस किस्म का रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला, ठीक है, जिसमें SO2 रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन और वो फुल एरो आप डालेंगे और आप लिखेंगे SO3 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। Which reaction is called the reverse reaction? रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और वो फॉर्म करता है ओरिजिनल रिएक्टेंट्स को। दैट इज द रिवर्स रिएक्शन, जो कि मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए इसके आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। नाउ अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जो कि आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव करता है। रिवर्स रिएक्शन कौन सा है, जो कि राइट टू लेफ्ट मूव करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स फॉर्म करते हैं। फिर आप ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं और इनमें आप फुल रिएक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, अब रिवर्स रिएक्शन के लिए आपने उसको यूं नहीं लिखना कि SO3 जो है वो यूं उल्टा करके नहीं आपने उसको लिखना, ठीक है। जब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स रिएक्शन लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप रिवर्स रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। SO3 को आप पहले लिखेंगे और फिर मतलब प्रोडक्ट को आप पहले लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को एरो के बाद लिखेंगे। ये मूव करेगा फ्रॉम दिस टू दिस। ये आपका क्या है, ये आपका रिवर्स रिएक्शन है। जबकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, वो रिएक्टेंट से मूव करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लिहाजा इसको बहुत ध्यान से समझेगा। अभी आपको मैंने यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, दैट इज कि व्हाट इज द रिवर्स रिएक्शन और व्हाट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, और आपको मैंने ये लिखना भी सिखा दिया। अच्छा, अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि इनिशियली देयर इज नो SO3। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SO3 क्यों नहीं था, क्यों, क्योंकि अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या डाले हैं, रिएक्टेंट्स डाले हैं अपने कंटेनर के अंदर। जब रिएक्टेंट्स अभी अभी आपने डाले हैं तो देखिए आपको प्रोडक्ट नहीं बना होगा ना। देखिए मैं आपको ये ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपने हांडी बनानी है, ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ प्याज और टमाटर डाले हैं,
तो फाइनल जो हांडी है तो वो तो मौजूद ही नहीं है ना उस देगचे के अंदर, उस पतीले के अंदर, ठीक है, सिर्फ प्याज और टमाटर मौजूद है। तो आपका ये जो SO2 और O2 हैं, इनकी कंसंट्रेशन सबसे हाई होगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने यही ज्यादा सी अमाउंट में डाले हैं। अच्छा, इस ग्राफ को पहले एक दफा नजर देखिए कि इस ग्राफ के आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, इसका मतलब होता है अमाउंट, कि कितनी अमाउंट किसी चीज की मौजूद है, ठीक है। जितना ये ऊपर जाएगा इसका मतलब है उस चीज की अमाउंट उतनी ज्यादा हाई है, जितना ये कम है उतना उसकी अमाउंट, उस चीज की अमाउंट लो है। और अगर बिल्कुल ये इस बेस लाइन के साथ मैच करे, इसका मतलब उस चीज की अमाउंट क्या है, जीरो है अभी इस जगह पे। अब टाइम पास हो रहा है, जो जो ये लाइंस ऊपर नीचे जा रही हैं, इसका मतलब विद टाइम इनकी कंसंट्रेशन यानी इनकी अमाउंट वो ज्यादा हो रही है या कम होती चली जा रही है, ठीक है, ये देखना है। तो अब इस ग्राफ में सबसे पहले मैं आपको ग्राफ समझा देती हूँ, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस ग्राफ में देखिए सबसे पहले आपको क्या शो हो रहा है, जो ग्रीन वाली लाइन है वो SO2 को इंडिकेट कर रही है, जो कि सबसे ज्यादा हाई है। इसका मतलब जब टाइम जीरो था, ठीक है, तो आपने SO2 की सबसे ज्यादा अमाउंट उस कंटेनर में डाली है जिसमें आपने ये रिएक्शन करवाना है। फिर O2 की भी आपने अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट डाली है, ठीक है। इन दोनों की अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि आपने डाली है। लेकिन SO3 जो कि हमारा प्रोडक्ट है, उसकी अमाउंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब जो ही ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसमें SO2 और O2 यानी जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट सबसे ज्यादा है, और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट जीरो है, ठीक है। लेकिन जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि SO2 और O2 की अमाउंट कम होती चली जा रही है और SO3 की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि SO2 और O2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप टमाटर, प्याज वगैरह को मिक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनकी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती है, वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो आपका सालन है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है, उसकी अमाउंट ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो सालन के लिए जो प्याज टमाटर है उनकी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ठीक है, SO2 और O2 की अमाउंट कम हो रही है, और जो आपका सालन बन रहा है उसकी अमाउंट ज्यादा होती चली जा रही है, ठीक है, SO3 की अमाउंट ज्यादा होती चली जा रही है। अब क्या होता है कि एक टाइम आता है जब आपके पास SO3 और SO2 और O2 की अमाउंट, देखिए, वो चेंज ही नहीं हो रही। वो इस वजह से होता है बिकॉज जो SO3 था, बन रहा था, वो भी क्या होता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है इन द रिवर्स रिएक्शन, और वो SO2 और O2 फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यूं क्या होता है कि ना कि इनकी जो अमाउंट है वो इससे ज्यादा कम नहीं हो रही, वो जीरो की तरफ नहीं जा रही, और SO3 की अमाउंट इससे ज्यादा बढ़ क्यों नहीं रही, क्यों? क्योंकि ये टूटता चला जा रहा है वापस इनटू SO2 एंड O2, ठीक है। और इस वजह से और ज्यादा नहीं बढ़ती चली जा रही, क्योंकि SO2 और O2 जो है वो बनते चले जा रहे हैं। फिर हमारे पास ये भी है कि SO2 और O2 इनकी अमाउंट क्यों नहीं ज्यादा हो रही, क्योंकि ये भी जो है वो जितने ये दोबारा से बन रहे हैं ना, वो दोबारा से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके SO3 बना रहे हैं। तो SO2 और O2 वो कंबाइन होके SO3 बना रहे हैं, ठीक है, और SO3 क्या हो रहा है, वो टूट के दोबारा से SO2 और O2 बना रहा है। सपोज यहाँ पे 5 SO3 के मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, और 5 ही SO3 के मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे टूटे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन या ये वाली जो कंडीशन होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है, और इस तरह का जो रिएक्शन होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। होप सो आपको एक ग्राफ समझ आ गया होगा। एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट में आपका जो रिएक्टेंट्स होता है बच्चे, उनकी अमाउंट सबसे ज्यादा होती है, जबकि जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी अमाउंट जीरो होती है, क्योंकि अभी तक तो प्रोडक्ट बना ही नहीं ना, अभी तो आपने सिर्फ अपने पतीले के अंदर प्याज टमाटर डाला है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनकी अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जो जो टाइम गुजरता चला जाता है, उस प्याज टमाटर की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है और सालन की अमाउंट ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इन रिएक्शंस में एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, वो दोबारा से टूटता है, और वो दोबारा से क्या कर देता है, वो आपके जो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स हैं वो फॉर्म करना शुरू कर देता है, ओके। तो यूं क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्वल रिएक्शंस हो जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी, ठीक है। मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था, SO3 जो टूट के SO2 और O2 बनता है वो क्या था, रिवर्स रिएक्शन था आपका, ओके। अब हम मूव करते हैं
towards this paragraph. Initially there is no SO3, वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है तो अभी तक बना ही नहीं. इस वजह से जो आपका रिवर्स रिएक्शन है, जब SO3 है ही नहीं तो वो क्या टूट के SO2 और O2 बनाएगा. ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन क्या है, वो जीरो है. लेकिन क्या है, आपके पास SO2 और O2 हाई है, इस वजह से जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो सबसे हाईएस्ट है. ठीक है, as the reaction proceeds, the concentration of the reactants gradually decreases and the rate of reaction, rate of the forward reaction also decreases. जो जो SO2 और O2 की अमाउंट विद टाइम कम होती चली जा रही है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जाहिर सी बात है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है. अच्छा, अब एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इंक्रीजेस, जो जो SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जा रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 वो क्या करता है, स्लोली डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है और फॉर्म करता है SO2 एंड O2. ठीक है, दिस मीन जो रिवर्स रिएक्शन है आपका वो शुरू हो गया है. अब ये देखिए यहाँ से क्या है, आपका रिवर्स रिएक्शन शुरू हो चुका है. ठीक है, इन दिस रिएक्शन SO3 एक्ट एज अ रिएक्टेंट. अब आप इसको क्या लिखेंगे, SO3 को एज अ रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे जब भी आपने अकेला रिवर्स रिएक्शन लिखना होगा. एंड वो प्रोड्यूस करता है SO2 एंड O2. तो रिवर्स रिएक्शन किस तरह का है ये. ठीक है, अब चूंकि ये टूट रहा है ना, इसका मतलब इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कौन है, SO3 है, और जो प्रोडक्ट्स हैं यानी जो बन रहे हैं वो क्या है, SO2 एंड O2 बन रहे हैं. ठीक है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर, जो जो SO3 की कंसंट्रेशन हाई होती चली जा रही है, द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप. जो देखिए SO3 ज्यादा होगा, जैसे होते हैं ज्यादा ज्यादा अमाउंट में टूट के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं यानी SO2 और O2 वो बनाना शुरू कर देगा. इसका मतलब हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था वो भी स्पीड अप होता चला जाएगा. ठीक है, इवेंचुअली यानी फाइनली द टू रेट्स बिकम इक्वल. एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी देखिए 5 SO3 के मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, और 5 ही SO3 के मॉलिक्यूल्स टूट गए. तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन में 5 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन में 5 मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं. तो क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए. तो ये वाले क्या है कि रेट्स इक्वल हो गए. ठीक है, एट दिस स्टेज SO3 डिकम्पोजेज इनटू SO2 एंड O2 एज फास्ट एज SO2 एंड O2 produce SO3. ठीक है, at this stage of reaction we have reached an equilibrium state. अब हमारे पास क्या एक equilibrium state आ गई है, यानी ये कि एक equal वाली situation हमारे पास आ गई है. अब equilibrium state की definition क्या है, a state of a chemical reaction in which the forward and reverse reactions take place at the same rate is called the chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है. ठीक है, जो कि चलता रहता है. दिस इज बिकॉज रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू द इक्विलिब्रियम स्टेट. डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगा, चलता रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज करके उसको रोके ना. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कीप ऑन रिएक्टिंग कॉन्टिन्यूसली, यानी क्या है कि ये जितने भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं यानी SO2 एंड O2 और SO3 वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते चले जाते हैं और ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली होता चला जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता. ठीक है, अब क्या है, अब चूंकि ये दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस होते चले जा रहे हैं, इस वजह से क्या है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनकी अमाउंट में चेंज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जो कि आपको पैराग्राफ में इस ग्राफ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये देखिए इनकी कंसंट्रेशन ना ऊपर जा रही है ना नीचे, इनकी कंसंट्रेशंस क्या है, बैलेंस्ड है. ओके, this means the concentration of the reactants and products become constant at equilibrium stage. अब constant का ये मतलब नहीं है कि वो उनकी concentration change नहीं हो रही. constant का मतलब ये है कि उनकी concentration change हो रही है, मगर वो आपको बाहर से नजर नहीं आएंगी, सिर्फ माइक्रोस्कोप में नजर आएंगी. और वो concentration कैसे ऐसे change हो रही है कि fractions of second के लिए, यानी एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में क्या होगा कि आपका थोड़े से मॉलिक्यूल्स कम होंगे और वो SO3 बनाएंगे, और उसी कम टाइम में SO3 के मॉलिक्यूल्स टूट के दोबारा से आपके ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बना देंगे. अच्छा, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जांपल 9.1 में कि आपने आपको ये एक रिएक्शन दिया गया है जिसका आपने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन लिखना है. अच्छा, ये इस क्वेश्चन में एक गलती ये है कि इन्होंने इस रिएक्शन को एक फुल रिएक्शन लिख दिया है, जबकि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आप सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन का. ठीक है, तो अगर आपको उन्होंने यहाँ पे डबल एरो दिए हुए हैं इस तरह के, ठीक है,
तभी आप उसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे। समटाइम्स टीचर आपको ट्रिक करेंगे विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनमें उन्होंने एक सिंगल एरो दिया हो, तो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि चूंकि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इस वजह से इसका कोई भी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, अब अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये एक सिंगल एरो नहीं बल्कि डबल एरोज ही हमें दिए हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, जो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट बनाएंगे, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, NO2 जो है वो डिकम्पोज होकर N और O2 बनाएगा। तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, NO प्लस O2 और वो फॉर्म करें आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट इधर आ जाती है लेफ्ट साइड पे और रिएक्टेंस की साइड पे आ जाते हैं राइट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, तो देखिए इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला जिसमें N2 आपने फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग देनी है विद 3H2 एंड यू विल फॉर्म NH3। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस खुद से कर लेना है, जैसे यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ये आपके पास कौन सा रिएक्शन हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन, उसकी हेडिंग देनी है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो इट वुड बी NH3 2NH3, यानी 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ NH3 यूज हुए हैं। ठीक है, ये आप 9th क्लास में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। और फॉर्म हो रहा है N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो ये आपके रिवर्स रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपने खुद सॉल्व करना है और कमेंट्स में आपने इसको मुझे आंसर करना है। होप सो आपको आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो कैसे ज़्यादा हो रही है, कैसे कब हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, उनको कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो कि आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और जो कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे एंड ट्रस्ट मी ये लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड लेक्चर को मिस मत कीजिएगा।